नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है कर्म फल पीछा नहीं छोड़ता। शाम के करीब 4 बज रहे थे। रूपा 4-5 घंटे बाजार में सैर सपाटा करने के बाद अपने घर लौटी तो दूर से ही उसे अपने घर के दरवाजे के पास एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दी। इतनी आलीशान गाड़ी देखकर उसका मुंह तो खुला का खुला रह गया, क्योंकि वह रहती थी छोटे से गांव में, और गांव में इतनी बड़ी गाड़ी तो मुखिया के अलावा किसी के पास नहीं था। और मुखिया उसके टूटे फूटे झोपड़ी में आकर करेगा भी क्या? उसका भला इस घर में क्या काम? यह सोचते हुए रूपा अपने घर के अंदर घुसी। वह कभी अपनी टूटी हुई झोपड़ी को देखती, कभी बाहर खड़ी हुई उस आलीशान गाड़ी को। हैरान होते हुए रूपा जैसे अपने घर में गई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। छोटे से घर में मेहमानों का जमावड़ा लगा था। सामने वाले हॉल में बहुत से अजनबी मेहमान सोफे पर बैठे हुए थे, जिन्हें रूपा बिल्कुल पहचानती नहीं थी। तभी रूपा के कानों में अंदर बैठी औरतों की आवाज़ सुनाई दी कि कितनी नेक दिल वाली लड़की है संगीता। भाई, हम तो ऐसे ही लड़की की तलाश कर रहे थे, तभी तो हम शहर छोड़कर गांव में रिश्ता देखने आए। बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की है, भारतीय रीति रिवाज और संस्कृति को मानने वाली। हमें ऐसे ही अपने कल्चर को मानने वाली ही लड़की चाहिए था, जो घर परिवार को अच्छे से चला सके। संगीता में यह सारी खूबियाँ कूट कूट कर भरी है। बस आप लोग के फैसले का इंतजार रहेगा। हमारा बेटा दुबई से आने वाला है। उसके आते ही हम लोग महेश और संगीता की शादी धूमधाम से कर देंगे। बाहर खड़ी रूपा की तो जैसे काटो तो खून नहीं, उसके सर पर कोई पहाड़ टूट पड़ा हो, और अंदर बैठा उसका पति सूरज उनकी हाँ में हाँ मिला रहा था। सूरज तो चेहरे से बहुत खुश नजर आ रहा था, क्योंकि उसकी बहन अब उसकी जिम्मेदारी थी। माता पिता के जाने के बाद वो अपने भाई भाभी के साथ ही रहती थी। रूपा तो ज्वालामुखी की तरह जैसे फट पड़ी। जरूर यह उसकी ननद संगीता के लिए रिश्ता लेकर आई हैं, जिसकी शादी की उम्र हो चुकी है। हॉल में रूपा ने प्रवेश किया। अंदर घुसते ही सब मेहमानों ने पूछा, आप कौन? तो सूरज ने बताया, यह मेरी धर्मपत्नी रूपा है। अरे हाँ, हम तो कब से आपसे मिलने के लिए बैठे हैं। आप इतनी देर कहाँ थी? हमें तो आपकी ननद बहुत पसंद है। अब आप भी हमारे बेटे महेश का फोटो देख लीजिए, फिर अपना राय बताइएगा। उनमें से एक औरत बड़े प्यार से रूपा से बोली। रूपा ने अपनी सरसरी नज़र एक बार उस औरत के सर से लेकर पांव तक दौड़ाई। उस औरत ने इतनी महंगी ब्रांडेड साड़ी पहनी हुई थी और गहनों से लबालब लदी हुई थी, जैसे रिश्ता देखने नहीं, खुद की शादी में आई हो। कानों में चमकते बड़े बड़े सोने के झुमके और हाथों में 4-4 सोने की चूड़ियाँ, साथ में आईफोन उनकी हैसियत बयां कर रहे थे। रूपा तो जल भूनकर राख हो गई। फॉर्मेलिटी के तौर पर उनसे नमस्ते किया और उल्टे पांव किचन में चली गई, जहां संगीता बड़ी खुशनुमा तरीके से अपने होने वाले ससुराल वालों के लिए चाय नाश्ता इंतजाम कर रही थी। बड़ा सज सवर कर बन ठन के खड़ी हो। मैं जो तुम्हें काम देकर गई थी सब किए या नहीं? रूपा ने तीखे स्वर में मुंह बनाते हुए संजना से कहा। तो संजना उसकी आवाज को सुनते ही पूरी अंदर से हिल गई। अपनी भाभी रूपा के सामने संजना का मुंह नहीं खुलता था। वह डर के मारे सहम गई और कांपते हुए स्वर में कहा, हाँ भाभी, हो गया, मैंने सारे काम कर दिए। और क्या क्या बना रही हो? तो संजना बोली, भाभी बस कुछ नहीं, यह नमकीन है। बाजार से भैया समोसा लाए हैं और मैंने घर में हलवा पकौड़ियाँ बनाया था और चाय चूल्हे पर चढ़ा दिया है। ठीक है, अब किचन से जाओ, शायद भैया तुम्हें बुला रहे हैं। सुनकर संजना किचन से बाहर गई तो मौका पाते ही रूपा ने लपक कर चीनी की जगह चाय में नमक झोंक दिया, और फिर थोड़ी देर में संजना
किचन में वापस आई, क्योंकि उसके भाई सूरज ने तो उसे बुलाया ही नहीं था। थोड़ी देर बाद सूरज ने आवाज लगाया, संजना, सबके लिए चाय लाओ। सब मेहमानों ने नाश्ता कर लिया है। संजना चाय लेकर गई और सब मेहमानों को चाय एक एक कप देने लगी, तो चाय का एक घूंट पीते ही उनको झटका लगा। स्वाद सबको बड़ा अजीब लगा। कानाफूसी करने लगे। चाय बहुत बुरी बनी है, चीनी की जगह नमक है, सबकी जबान कड़वी हो गई है। उधर संजना की भाभी रूपा मन ही मन सोचने लगी, जा, अब तो तेरी किस्मत सच में भाड़ में गई। जो मैं चाहती थी, बहुत शौक था ना अमीर घराने में शादी करने का, अब देखना कैसे होती है तुम्हारी शादी। मेहमान कहने लगे, चाय बहुत बुरी बनी है। नीरज गुस्से में अपनी बहन संजना की ओर देखने लगा कि कैसी चाय बनाई है। संजना हक्का बक्का रह गई और किचन में खड़ी उसकी भाभी रूपा उंगलियों से अपनी लट को घुमाते हुए बड़ी खुश हो रही थी। थोड़ी देर बाद चाय का कप रखकर सब मेहमान जाने लगे। उन्होंने कहा, हम इस रिश्ते के बारे में दोबारा से सोच कर बताएंगे। नाराज होकर वहां से चले गए। रूपा किचन से बाहर आई, मुंह बनाते हुए, तो सूरज अपनी बहन संजना पर गुस्सा उतार रहा था। आंखें नहीं दी हैं क्या भगवान ने? चाय में चीनी की जगह नमक डाल दिया और इतना अच्छा रिश्ता मिला था, सारे किए पर पानी फेर दिया। माँ बाप तो मर गए, पर तुझको मेरे ही छाती पर मूंग दलने के लिए छोड़ दिया। अरे, किस्मत वालों को इतना अच्छा रिश्ता मिलता है। अरे, शादी हो जाती तो मेरे सर से बोझ उतर जाता, पर तुझे तो अपने भाई की परेशानी से क्या लेना देना। अगर शादी नहीं करनी है तो बोल, साफ साफ, मैं क्यों परेशान होता रहूं? सब जगह जा जाकर तेरे लिए रिश्ते की बात करता हूँ। बड़ी मुश्किल से एक जगह बात बनी, तो तेरे ही करने की वजह से वह भी हाथ से निकल गया। इतना कहकर सूरज घर से बाहर निकल गया। अपने भाई की बातों को सुनकर संजना की आंखों से आंसू छलक पड़े। सिसक सिसक कर रोने लगी। रूपा ने डांटते हुए कहा, अब ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। बड़ी आई है शादी करने वाली, हड्डी पसली तोड़ दूंगी। सारे मेहमानों ने घर को तबाह कर दिया है, सब जगह कचरा फैलाया है। मेरा घर है या डस्टबिन? एक छोटे से बच्चे ने मेरे मायके से आए हुए एक कप को भी तोड़ दिया। तुमको क्या जरूरत थी मेरे मायके से आए हुए कांच के कप में उन लोगों को चाय देने की? अरे, वहाँ तो 4 ग्लास फटे पड़े थे स्टील के, उसमें नहीं दे सकती थी? अब आइंदा मेरे मायके से आए हुए सामानों को हाथ मत लगाना। अब रोना धोना बंद करो, समेटो सब कुछ और रात के खाने की तैयारी करो। संगीता खामोशी से उठकर सफाई करने लगी। उसकी आंखें रोने से लाल हो रही थी, मगर रूपा खुश थी। भला वो कैसे बर्दाश्त करती कि उसकी ननद उससे अच्छी जिंदगी गुजारती। खुद सूरज खेतों में काम करता था। बड़ी मुश्किल से घर की रोजी रोटी चलती थी। सवारी के नाम पर उसके पास एक फटीचर पुरानी आदम जमाने की स्कूटी थी। एक बार उसके दिमाग में बाहर खड़ी गाड़ी की तस्वीर उभर आई, तो उसके दिल को बहुत संतुष्टि मिली कि अच्छा हुआ इतने रईस खानदान का रिश्ता हाथ से चला गया। आखिरकार उसने संगीता के जीवन में आने वाली खुशियों का गला घोट दिया था अपने हाथों से। अंदर ही अंदर फूले नहीं समा रही थी। उसके बाद रूपा संजना को ऑर्डर देने लगी, जाकर रात का खाना बनाओ। ज़्यादा रोने धोने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं, शादी तो एक न एक दिन हो जाएगी। अभी शादी के ख्वाब सजाने की ज़रूरत नहीं है। शादी के बाद कुछ अच्छा नहीं होता, कोलू बैल की तरह काम ही करना होता है। तो यहाँ काम कर लो, जाकर किचन में आटा लगाओ, सब्जी बनाओ और खीर भी बनाओ। मैं आज बहुत खुश हूँ। लेकिन साथ ही साथ उसके खुरापाती दिमाग में कुछ और भी प्लानिंग चल रही थी। संजना ने जब सारा काम समाप्त कर लिया और अपने कमरे में जाने लगी, तो रूपा बोली, सुनो, यह साड़ी कहाँ से मिली?
पहली बार देखा है पहनते हुए? यह तो नया लगता है, पहले तो कभी नहीं पहना। वो आंखें मटकाते हुए पूछ रही थी। संगीता मरी मरी सी आवाज में बोली, ये माँ ने मेरे लिए बनाकर रखा था। आज मेहमानों ने आना था तो इसीलिए मैंने नया साड़ी निकाल कर पहन लिया। उसकी आवाज़ पर रूपा जोर से हंसी। तुम्हारे मेहमान तो तुम्हारे फूहड़पन के कारण चले गए। अब उम्मीद मत रखो कि दुबई वाला महेश तुम्हारे लिए रिश्ता लाएगा। बहुत बुरा लग रहा है ये रंग तुम पर। ऐसा करो, ये उतार कर मुझे दे दो। अगले हफ्ते मेरी भतीजी की शादी है, मैं वहाँ पहनकर जाऊंगी। रूपा ने आदेश दिया तो संगीता की कहाँ हिम्मत थी कि उसके आगे कुछ बोल सकती। खामोशी से उसने कमरे में जाकर कपड़े बदले और वो लाल साड़ी लाकर रूपा के हाथ में थमा दिया। रूपा खुशी खुशी कपड़े लाकर वापस अपने कमरे में चली गई। सूरज आया तो रूपा ने बना बनाया खाना उसके सामने रखा। वो चेहरे से उलझा उलझा लग रहा था। क्या बात है, आप कुछ परेशान हैं? रूपा ने पूछा तो सूरज जैसे फट पड़ा। परेशान क्यों नहीं होऊंगा, जवान बहन की जिम्मेदारी है मेरे सर पर। माँ बाबूजी एक साथ गुजर गए। अपनी जिंदगी में उसका कहीं रिश्ता तय कर देते तो इतनी परेशानी ना होती। अब मुझे उसकी शादी की चिंता खाए जा रही है। गांव में कोई अच्छा रिश्ता भी नजर नहीं आता। आज कह सुनकर एक रिश्ता आया था, लेकिन इस बेवकूफ़ लड़की ने उसे भी भगा दिया। सूरज की बात पर रूपा कुछ पल तो उसे देखती रही और फिर बोली, मैंने तुम जैसा पागल आदमी आज तक नहीं देखा। घर में एक टाइम की रोटी बनती है तो दूसरे समय के लाले पड़ जाते हैं और तुम्हें अपनी बहन की शादी करने की पड़ी है। जरा भविष्य का तो सोचो। रूपा की बात पर सूरज चौंका। कैसा भविष्य? अब की बार रूपा मुस्कुराई और बोली, तुम्हें पता तो है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। कुछ महीनों के बाद हमारा बच्चा हो जाएगा। मुझसे तो घर के काम काज बिल्कुल नहीं होते। अगर मैं इस हाल में काम करूँगी तो हो सकता है तुम्हारे बच्चे की जान को कोई नुकसान हो जाए। डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है। अभी संगीता की शादी की चिंता छोड़ दो। अच्छा है, सारे घर के काम काज कर लेती है। भला यही काम काज तुम बाहर की किसी औरत से करवाओगे तो उसे हजारों रुपए जेब से देने पड़ेंगे। अभी कौन सा उसकी उम्र निकली जा रही है, कर देंगे बाद में उसकी शादी। रूपा ने बहुत ही आसानी से अपनी पति की सोच को बदल दिया था। वो परेशान नजर आने लगा। सच में रूपा तो बहुत सुस्त थी। पानी का एक गिलास लाने में भी 10 मिनट लगा देती थी। घर जो हर समय साफ सुथरा रहता और खाना पका बनाया हुआ मिलता, ये सब संगीता के कारण ही था। रूपा की बात पर सूरज सोच में पड़ गया और उसने फिलहाल संगीता की शादी का इरादा टाल दिया। चलो बच्चा पैदा हो जाए फिर देखूंगा। उसने चादर ओढ़ते हुए सोचा और आराम से लेट गया। अगली सुबह संगीता जागी तो घर में कामों में कोई बदलाव न आया था। सुबह से लेकर आधी रात तक कामों का एक न खत्म होने वाला सिलसिला था, जिसमें रूपा और काम बढ़ाती रहती थी। वो मुश्किल से एक दिन कपड़े पहनती और अगले दिन उठाकर संगीता के सामने धोने के लिए रख देती। कपड़ों को हाथ से धोना, मशीन में धोने से कपड़े खराब हो जाते हैं। रूपा ने अपनी दहेज की वॉशिंग मशीन डिब्बे में पैक करके स्टोर रूम में रख दी थी कि कहीं संगीता उसे खराब न कर दे। संगीता सारे कपड़े हाथ से धोती, फिर उन्हें इस्त्री करती और तय करके अलमारियों में रख देती। खाना बनाने खड़ी होती तो स्वादिष्ट खाना बनाती। रूपा की फरमाइशें उस समय भी खत्म न होती। वो दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही थी। उसके आसपास पड़ोस की सारी सहेलियां शादी करके जा चुकी थी, बल्कि किसी का तो बच्चा भी हो गया था। सिर्फ वही थी जो अब तक भाई के घर पर ही पड़ी अपने रिश्ते का इंतजार कर रही थी। एक दिन सूरज दोपहर को घर आया तो बहुत परेशान था। आते ही सबको काट खाने को दौड़ने लगा। सबसे पहले तो गुस्सा
संगीता पर उतारा, जो खाने में रोटी सब्जी के साथ आज प्याज देना भूल गई थी। सूरज ने अपने सामने रखी जो चीज पाई दीवार में दे मारी। संगीता ये सब कुछ देख रही थी, पास आकर बैठ गई। क्या बात है, क्यों परेशान हो? रूपा के पूछने पर सूरज माथा पीटते हुए बोला, सारी फसल बर्बाद हो गई है। इस साल बारिश न होने के कारण बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। समझ नहीं आता अगला पूरा साल गुजारा के किस तरह होगा। वह सर पकड़े बैठा था। रूपा भी परेशान सी होकर सोचने लगी, कमाई कम होगी तो उसको शॉपिंग के लिए भी पैसे कम मिलेंगे, जबकि वह तो महीने में अगर 4 बार बाजार न जाती तो उसका तो गुजारा ही ना होता। उसने अलमारी में छुपाकर कुछ पैसे रखे हुए थे, लेकिन वह पैसे तो सूरज को उसकी मुसीबत के समय में भी बिल्कुल देना नहीं चाहती थी। वह पैसे सिर्फ अपने ऐशो आराम में ही उड़ाना चाहती थी। अचानक उसके दिमाग में शैतानी आइडिया आया। उसने कहा, हमारे पड़ोसी माखनलाल चाचा भी तो पहले खेती बाड़ी करते थे, लेकिन फिर उन्हें नुकसान हुआ तो उन्होंने खेती बाड़ी छोड़ दी। उन्होंने घर में जानवर पाले हुए हैं, 4-4 भैंसें रखी हैं। उनका दूध बेचकर खूब पैसे कमाते हैं। शहर से दूध लेने वाली गाड़ियां आती हैं उनके घर, क्योंकि शहर में शुद्ध दूध नहीं मिलता। बहुत पैसा कमाते हैं वो लोग, तुम भी भैंसे खरीद लो। उसने सूरज को पट्टी पढ़ाई तो कहने लगा, भैंसे कौन सा सस्ती आती हैं, लाख रुपए की भैंसें मिलती हैं। मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? और भैंसों का काम करेगा कौन? दिन भर उनको चारा डालना, उनका ख्याल रखने का काम। तुमसे तो हिलकर मेरे कपड़े भी इस्त्री नहीं होते, वो भी संगीता करके देती है। सूरज चिढ़कर बोला तो रूपा हंसकर कहने लगी, अरे काम की तुम चिंता न करो, अपनी संगीता करती ही क्या है, सारा दिन जरा सा खाना बनाना होता है, 2 बर्तन धोने वाले होते हैं, उसके बाद पूरा दिन बैठकर नॉवेल पढ़ती रहती है। अपनी शादी का इंतजार करने से तो अच्छा है कि वो तुम्हारी मदद कर दे। और रही बात पैसों की, तो चिंता मत करो, संगीता के पास माँ के सोने के कंगन रखे हुए हैं, जो उसने अपनी शादी के लिए संभाल रखे हैं। भला बहन ऐसे मौके पर काम नहीं आएगी तो कब आएगी? उसे कहो वो कंगन तुम्हें दे दे, तुम मुझसे भैंसे खरीद लो। रूपा ने पूरा प्लान सूरज के सामने रख दिया, तो वो भी सोचने पर मजबूर हो गया। आइडिया तो अच्छा था, खेतों से अब कुछ खास कमाई तो होती नहीं थी। रूपा ने उसे और 2-4 बातें बताई तो वो खुशी से उठ खड़ा हुआ, सीधा संगीता के कमरे में जा पहुंचा, जो चूल्हा साफ करके कमरे में बैठी ही थी कि सूरज को देखते ही वो हैरान रह गई। भाई आज आप मेरे कमरे में, सब ठीक तो है? उसने पूछा तो सूरज गंभीरता से बोला, हाँ वो माँ के जो कंगन तुम्हारे पास पड़े हैं वो मुझे दे दो, मुझे कुछ काम है। सूरज ने कहा तो संगीता हैरान सी हो गई, लेकिन भाई माँ ने तो वो झुमके मुझे दिए थे। संगीता की बात पर सूरज एकदम आग बबूला हो गया। हाँ तुम्हें दिए थे, पर तुम्हारा नाम तो नहीं लिख दिया था उन पर। मैं भी माँ का ही बेटा हूँ। अगर इस समय मैं मुसीबत में हूँ तो तुम्हारा फर्ज नहीं है अपने भाई की मदद करने की? वो मुझे नहीं दोगी? अब ज़्यादा जबान मत चलाओ, चुप करके कंगन मुझे लाके दे दो। सूरज ने बुरी तरह से झिड़का तो वो बेचारी खामोशी से उठ गई और उसे कंगन लाकर सूरज के हाथ पर रख दिए। सूरज अगले ही दिन वो कंगन बेच आया। उनसे अच्छे खासे रुपए मिले थे। एक की बजाय 2 भैंसें आ गई। भैंसें घर में लाकर उसने बांधी तो संगीता हैरत से कमरे से बाहर निकल आई। भाई इन भैंसों का काम काज कौन करेगा और कौन इनका दूध निकालेगा? उसने हैरत से पूछा। तो रूपा पीछे से आकर बोली, क्यों तुम्हारे हाथ टूट गए हैं क्या, जो बाहर से कोई आकर भैंसों का काम करेगा? तुम ही करोगी और कौन करेगा? मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हो, यहाँ पड़े पड़े थोड़ी सी मेहनत मजदूरी कर लोगी तो हाथ नहीं घिस जाएंगे तुम्हारे?
रूपा ने सूरज के दिल की बात कह दी थी। वो भी भैंसों को बांध कर चला गया और रूपा भी अंदर पंखे के नीचे सुकून से जाकर लेट गई। तपती धूप में संगीता बेचारी भैंसों के आगे चारा डालने लगी। उसके कामों में और बढ़ोतरी हो गई थी। वो मासूम जान सुबह से लेकर रात तक काम करते करते थक कर चूर चूर हो जाती। पूरा दिन भैंसों का ख्याल रखती, उन्हें चारा देती। दूध निकालने का समय होता तो दूध भी निकालती। सूरज ने पास के शहर वाली गाड़ी से बात कर ली थी। वो रोजाना दूध खरीद कर पैसे इन्हें दे जाया करता। सूरज और रूपा दिन भर तो भैंसों के पास भी ना आते। रूपा को तो गोबर की बदबू से घिन आती थी। जब संगीता दूध निकाल रही होती तो दूर खड़ी नाक चिढ़ाती रहती। कैसे इतने गंदे काम कर लेती है ये संगीता। फिर उस पर भड़क कर कहती, अच्छे से हाथ धोकर खाना बनाना। वो कहती, लेकिन जैसे ही दूध लेने वाली गाड़ी दूध के बदले रुपए देने आती तो रूपा लपक कर अंदर से बाहर आ जाती। कितने पैसे दिए हैं गाड़ी वालों ने, लाओ दिखाओ। तो जरा वो गिनने के बहाने पैसे लेती और सारे के सारे अपने पास रख लेती। इन रुपयों में से वो आधे रुपए सूरज को देती और बाकी अपने पास रख लेती। सूरज भी इस नए काम से बड़ा खुश था। बगैर कोई मेहनत किए उसे रोजाना अच्छे खासे रुपए मिलने लगे थे। जबकि संगीता काम करते करते अब निढाल हो जाया करती थी। संगीता की आंखों में हर समय आंसू तैरते रहते। उस दिन भी उसकी सहेली कमली आई हुई थी तो हैरत से पूछने लगी, तेरा भाई तेरी शादी क्यों नहीं करता? अब तो तेरी उम्र निकली जा रही है, बालों में भी सफ़ेदी आने लगी है। ज़रूर अपने घर के कामकाज के लालच के लिए तुझे बैठा रखा है, अपना फ़ायदा देख रहा है। सहेली कमली ने कहा तो संगीता फुट फुट कर रो दी। बात तो ऐसी ही थी। आसपास वाली सारी औरतें अब उससे उसकी उम्र पूछती रहती थी। रूपा मज़े से कहती, कोई रिश्ता आएगा तो शादी करेंगे ना। मगर सच तो ये था कि रिश्ते वाले आते भी तो रूपा बीच में अड़ंगा डाल देती और अपने ननद की शादी होने न देती कि कहीं फ्री की नौकरानी हाथ से निकल न जाए। अभी हमारी शादी करने की क्षमता नहीं है, या कह देती कि संगीता की तो कहीं और बात तय हो गई है। संगीता खामोशी से ये सब कुछ देखती रहती, मगर सूरज और रूपा के खिलाफ वह कुछ नहीं कर सकती थी। हाँ, मगर जाते जाते सहेली कमला ने उसे समझा दिया था कि वो दूध से मिलने वाले रुपयों में से अपने पास कुछ पैसे सुरक्षित रखा करे, कल को काम आएंगे। संगीता ने उसकी बात मानते हुए रोज की कमाई में से 200 रुपये अपने लिए अलग रखना शुरू कर दिए थे। दिवाली सर पर थी। संगीता को अच्छी तरह पता था कि भाई हर बार की तरह नए कपड़े नहीं दिलाएगा और अपनी बीबी रूपा को कपड़े के साथ साथ जेवर भी दिलाएगा। मेरे लिए तो उसके हाथ खाली रहेंगे, कहेगा आर्थिक तंगी चल रही है। हर साल ऐसा ही तो होता है। इस बार भी पूरा साल संगीता इन लोगों के सारे काम करती रही और अब जब दिवाली आई तो रूपा ने मुंह फाड़ कर सूरज से कह दिया कि वो तो 5-5 साड़ियाँ लेगी और वो भी महंगी वाली, और गांव से नहीं खरीदेगी। कपड़े तो वो शहर जाकर ही लेगी। हर साल ऐसा ही तो होता था। सूरज रूपा को जानता था। वह चाहता था कि इस बार उसे एक ही साड़ी दे, वह भी कम पैसों में, इसीलिए टाल मटोल से काम ले रहा था। उसका इरादा था कि धनतेरस में जाकर उसे खुद ही बाजार से एक साड़ी दिला देगा। रूपा का तो मूड बहुत खराब था। उसका बस चलता तो वह सूरज का सर फाड़ दे। उस दिन भी तो वो घर के काम काज सारे संगीता के हवाले करके खुद अपनी सहेली के घर जा पहुंची और बातों बातों में सूरज के खिलाफ खूब दिल की भड़ास निकाल रही थी कि गरीब बेवकूफ़ और कंजूस आदमी से उसकी शादी हो गई है, उसकी ज़िंदगी नरक हो गई है। जबकि घर में संगीता किचन में सब्जी बना रही थी कि नमक खत्म हो गया। वह तपती धूप में
नमक लेने के लिए बाजार की तरफ भागी। घर लौटते समय रास्ते में एक औरत जो अच्छे परिवार की लग रही थी, उसे चक्कर आ रहा था। उसने रूपा से धीरे से कहा, बेटा मुझे बहुत प्यास लग रही है, एक गिलास पानी मुझे मिलेगा क्या? उसने प्यार से पूछा तो संगीता उसे पकड़कर गई है, एक गिलास पानी मुझे मिलेगा क्या? उसने प्यार से पूछा तो संगीता पकड़कर अपने घर ले आई, बिठाकर पानी का गिलास दिया और कुछ खाने को दिया। जब 1 घंटे में आराम हो गया तो उसे थोड़ा अच्छा लगा। उसने देखा संगीता ने घर के काम बहुत अच्छे से किया है, सारा घर साफ सुथरा है। थोड़ी देर बाद वह संगीता को अपनी शॉपिंग दिखाने लगी कि वह शहर से शॉपिंग करने बाजार गई थी। लौटते समय अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई। उसके पास बहुत से कपड़े, जूते थे जो उसने अपनी बहू और अपने लिए खरीदे थे। वो एक एक करके संगीता को दिखाने लगी। उनमें से एक जोड़ा ऐसा था जिस पर संगीता की नज़र ही ठहर गई। गुलाबी रंग का सुंदर कढ़ाई वाला सूट ऐसा सुंदर था कि वो चाह कर भी नज़र नहीं हटा पा रही थी। उस औरत ने भाप लिया कि संगीता को वो सूट बहुत पसंद आया है। वह संगीता के आचरण से बहुत खुश थी कि उसने उसकी मदद की है, इसीलिए वह उसे सूट देना चाहती थी। पर संगीता तो खुददार थी, उसने फ्री में लेने से मना कर दिया। संगीता सोचने लगी, उसके पास कुछ पैसे तो थे, भाई ने तो उसे कपड़े दिलाने नहीं थे। वो जल्दी से गई और अलमारी खोलकर जमा किए हुए सारे पैसे निकाल कर ले आई जो उसने दूध बेचकर बचाए थे। ये पैसे उसने औरत को दिए और वो सूट खरीद लिया। औरत तो चली गई, लेकिन संगीता बहुत खुश थी। उसी समय रूपा वापस आई तो संगीता के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर जल भून गई। क्या बात है, आज बड़े दांत निकाल रही हो? रूपा ने जल कर पूछा तो संगीता घबरा गई। कुछ नहीं भाभी, वह सोच ही रही थी कि अपने कपड़ों के बारे में रूपा भाभी को किस तरह से बताए कि कुछ ही देर के बाद सूरज घर आ गया। उसने संगीता से पानी लाने के लिए कहा। संगीता पानी लेकर आई ही थी कि अचानक रूपा उसके कमरे से बाहर निकली। ये क्या है संगीता, कहाँ से खरीदारी करती हो फिर रही हो तुम? इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? रूपा फटी फटी आंखों से उसका वो खूबसूरत सूट देख रही थी और कह रही थी। संगीता का दिल धक धक करने लगा। रूपा के हाथ उसका जोड़ा लग गया था। इसका मतलब था अब वो वापस उसे नहीं मिलेगा। देख रहे हैं आप, ज़रूर ये पैसे चोरी करती है, तभी तो इसने इतना महंगा और सुंदर सूट खरीद लिया है। और मेरे नसीब में क्या है? वही फटे हुए कपड़े। मुझे भी ऐसा ही महंगा सूट चाहिए। रूपा कपड़े वहीं पटक कर शोर मचाने लगी। सूरज कभी कपड़े को देखता और कभी संगीता और रूपा को। अचानक उसे गुस्सा आया। उसने आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ संगीता को लगाया और कहा, भाई इतना परेशान है रोजी रोटी कमाने के चक्कर में, और तू महंगे कपड़े खरीदती फिर रही है और शर्म नहीं आती, पैसे चुराती है। जवान भाभी घर में है और तू कुंवारी होते हुए भी फैशन करती है। अपने घर जाकर करियो। फैशनेबल सूट उसने उठाया और रूपा की ओर फेंक मारा। सर खाना बंद करो और ये सूट तुम ले लो। संगीता के पास वैसे भी काफ़ी नए कपड़े हैं, वो उन्हीं में से पहन लेगी। वो खुद तो कहकर घर से चला गया, लेकिन संगीता वहीं दिल पकड़कर खड़ी रह गई। रूपा ने फौरन ही आंसू साफ करके वो सूट झपट लिया था और अब साथ लगा लगा कर देख रही थी कि ये सूट उस पर कैसा लग रहा है। संगीता का दिल हाथों में आ रहा था, लेकिन भाई और भाभी का ये व्यवहार उसे अंदर तक तोड़ चुका था। वो खामोशी से वापस अपने कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। आज अगर माँ बाप जिंदा होते तो उसके साथ ये व्यवहार न होता। दिवाली में मुश्किल ही से 1 सप्ताह ही तो बचा था। रूपा ने फटाफट अपने लिए नए कपड़े सिलवा लिए। संगीता जैसे जैसे रूपा ने कहा वैसे वैसे कर दी थी।
खामोशी से वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी। उसे अपने माँ बाप याद आ रहे थे। न जाने उसकी ज़िंदगी में कभी अच्छे दिन आएंगे या नहीं। उसे बस यही विचार आ रहा था। यही सोचते सोचते वो सो गई। सुबह जगी तो गांव में दिवाली की रौनक थी। उसने जल्दी से उठकर सबके लिए नाश्ता बनाया। सूरज बाहर से वापस आया तो बड़ा खुश था। उसने जेब से पैसे निकालकर रूपा को दिए और संगीता को देखकर कहने लगा, बस यही पैसे थे, अब और नहीं है। संगीता ने अपना एक पुराना सा सूट इस्त्री करके पहन लिया था जो कहीं कहीं से फटे थे। रूपा अपना नया डिजाइनर सूट पहन चुकी थी और अब खूब मेकअप कर रही थी। आज तो जलकर राख हो जाएगी मेरी ननद रानी, उसने मुस्कुराते हुए सोचा और तैयार होकर कमरे से बाहर निकल आई। संगीता, ओ संगीता, उसने आवाज़ लगाई, लेकिन उसके सब तो उसके मुंह में ही रह गए। वो हैरान नज़रों से सामने का दृश्य देखने लगी। खुले दरवाजे से कुछ लोग अंदर आ रहे थे। ये वही लोग थे जो संगीता का रिश्ता लेकर आए थे। सूरज दरवाजे पर ही खड़ा था और उनका स्वागत कर रहा था। वो लोग बहुत खुश थे। आज उनके साथ लड़का भी आया था। रूपा इतने हैंडसम नौजवान को देखते ही जल भुन गई। उन्होंने कहा, हम लोग एक बार फिर संगीता का रिश्ता अपने बेटे महज के लिए मांगने आए हैं। हमें ऐसी नेक और अच्छी लड़की और कहीं नहीं मिलेगी। उसकी सास बोली, जो उस दिन रास्ते में एक औरत का तबीयत खराब हो गया था, वो मेरी सहेली थी। वो मैंने ही सारा प्लान बनाया था। मैं परख रही थी कि संगीता कैसी लड़की है, लेकिन वो तो सचमुच हीरा निकली। और उस दिन शायद उसने गलती से चाय में नमक डाल दिया था, और गलतियां भी तो इंसानों से ही होती है। आज दिवाली के दिन हम अपने घर की लक्ष्मी आपसे मांगने आए हैं। हमें दहेज भी नहीं चाहिए, बल्कि हम शादी में होने वाला आपका सारा खर्चा भी खुद ही उठा लेंगे। उन लोगों ने बात घुमाए फिराए बिना अपनी बात सूरज के सामने रखी। सूरज की आंखें चमक उठी। वो आज शादी करता या कल, शादी का खर्चा तो उसे करना ही था, मगर यहाँ रिश्ता करने से वो खर्चे से बच सकता था। लड़के की शानदार गाड़ी बाहर खड़ी थी। सूरज लाख बुरा सही, लेकिन अंदर कहीं उसे इतना तो पता था कि संगीता उसकी बहन है और उसकी जिम्मेदारी है। उसने जल्दी से रिश्ते के लिए हाँ कर दी। बाहर खड़ी रूपा जल भूनकर रह गई। वो जल्दी से अंदर आई। ये क्या कर रहे हैं आप? रिश्ते के लिए हामी भर ली? घर के कामकाज कौन करेगा? उसने दबे दबे शब्दों में सूरज को कहा, तो सूरज ने उसे चुप रहने का इशारा किया। अपनी बहन के आगे वो अपनी पत्नी को भूल गया था। इधर संगीता को अपने भाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। सूरज ने 1 सप्ताह बाद ही उसका विवाह तय कर दिया। उसकी ऐसी शानदार बारात आई कि जिसने देखा वो हैरान रह गया। रूपा की 1000 चालों के बाद भी सूरज ने संगीता का रिश्ता खत्म न किया और आखिर संगीता महज की दुल्हन बनकर उसकी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर चली गई। जिस समय उसकी विदाई हुई, रूपा का रोम रोम सुलग रहा था। अब उसे सारे घर के कामकाज खुद ही करने पड़ेंगे। ये सोच अलग थी। और संगीता इतने बड़े घर में ब्याह कर गई थी, ये बात उसे चैन न लेने दे रही थी। संगीता को उन लोगों ने इतना भर भर कर सोना चढ़ाया था कि रूपा ने अपने सपनों में भी ना सोचा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि संगीता से ये सब कुछ छीन कर वो अपने नाम कर लेती। जल्दी इसकी तलाक करवा दूंगी। वो ये सोचते हुए पलटी तो एक भैंस को सुबह से चारा नहीं मिला था। गुस्सा कर उसने अपने पैर से संगीता के पेट में लात दे मारी। वह फिसल कर अपना भारी शरीर संभाल न पाई। उसका पांव फिसला और वो जोरदार तरीके से जहाँ गोबर गिरा था वहीं पर जा गिरी। उसकी चीखों ने आसमान हिला दिया। सूरज बौखला कर उसे लेकर अस्पताल भागा, लेकिन
रूपा को उसकी बुराई की सज़ा मिलने का समय आ चुका था। बच्चा पैदा होने से पहले मर चुका था। खुद रूपा की हालत खराब थी। डॉक्टर ने बुझे दिल से सूरज को बताया कि रूपा अब कभी भी माँ नहीं बन सकती। वो फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन ये सब कुछ उसने अपने हाथों से बोया था। संगीता को नुकसान पहुंचाने की चाहत में वो खुद बर्बाद हो गई थी। सूरज का दिल धीरे धीरे उससे हटने लगा। रूपा से हिलकर कोई काम न होता। पूरे घर में पहले तो संगीता कामकाज किया करती थी, लेकिन अब रूपा से तो एक टाइम का खाना भी न बनता। वो सफाई करती तो खाना बाहर से मंगवाती, खाना बनाती तो सारा दिन घर में गंदगी पड़ी रहती। सूरज घर आता तो दोनों की लड़ाइयाँ होती। धीरे धीरे सूरज ने रूपा से बातचीत ही बंद कर दी। उसकी रुचि दूसरी औरतों में बढ़ने लगी। रूपा फूट फूट कर रोती और भगवान से माफ़ी मांगती रहती। उसे पता था ये सब कुछ संगीता का दिल दुखाने का नतीजा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सूरज ने दूसरी शादी कर ली। रूपा की हैसियत घर में 2 कौड़ी की रह गई। सूरज की आने वाली दूसरी पत्नी उससे सारा दिन नौकरानी की तरह भगाए रहती। रूपा अंधाधुंध सारा दिन काम करती और गालियाँ भी सुनती। उसे याद आता कि यही तो वो संगीता के साथ भी करती थी। वो फूट फूट कर रो देती, लेकिन अब चिड़िया खेत चुग कर जा चुकी थी। उसके पछताने से कुछ बदलने वाला नहीं था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? रूपा के साथ सही हुआ या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।